निकल करके भी जा रहे हैं। मैं आऊँगा सर आपके पास। और अब मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, एक तो अमेरिका जिस नक्शे कदम पर चल पड़ा है आगे ऑपरेशन फ्रीडम के नाम पर, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई एक तरफ आप शांति की बात करते हैं, सीज फायर की बात करते हैं, उस तरफ बेवजह आप ईरान को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, ईरान में भी ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ का पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट जो भी वहाँ पर बचा हुआ है, अगर वो डिसीजन भी ले जो संभवतः ले रहा है, जैसे एम्बेसडर पुरी सर ने भी कहा कि वहाँ पर भी एक तरह से कोशिश हो रही है कि इस युद्ध को, कॉन्फ्लिक्ट को अब एंड किया जाए, बट IRGC के भीतर कुछ धड़े हैं जो कि जा करके अमेरिका को सीधी चुनौती देने से बाज नहीं आते। तो अगर दोनों तरफ इस तरह के कंफ्यूजन है नीतियों में, तो हम फिर आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? इसी तरह से अनिश्चितता गोल गोल ही घूमती रहेगी चीजें, या मुकम्मल तौर पर कोई नतीजा आगे देख रहे हैं सर? प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर। सबसे पहले तो ये कि इतिहास में कोई भी युद्ध विराम ऐसा नहीं था जिसका लगातार उल्लंघन नहीं हुआ हो। कभी ये उल्लंघन ज्यादा होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं, कभी नाम के लिए या कम होते हैं, और उल्लंघन होने से युद्ध विराम खतरे में आ जाएगा ये जरूरी नहीं अपने आप में। आप आज ही देखें कि जिस तरह से ईरान ने दावा किया कि उसका जो आपने कहा कि फुजायरा में एक हमला हुआ है, आगजनी हुई है, ईरान ने कहा हमारा उसमें कोई दखल अंदाजी हमने कुछ नहीं किया, उसमें उन्होंने उल्टा अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ठीक उसी तरह से अमेरिका ने कहा कि हमारे जहाजों पर आज कोई हमला नहीं हुआ है, जबकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने न केवल चेतावनी दी बल्कि एक इशारे की तरह से पावर प्रोजेक्शन के नजरिए से उन्होंने कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स भी उन्होंने लॉन्च किए ताकि जो अमेरिकी जहाज हैं वो पीछे हटे। उन्होंने कहा वो ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आ रहे थे, तो जब उनके ट्रांसपॉन्डर ऑन हुए तो उन्होंने चेतावनी दी, फिर उसके बाद कुछ उन्होंने हमले भी इस तरह से किए, सीधे जहाजों पर नहीं किए। तो दोनों तरफ से ये जो भाषा है जिसको अंग्रेजी में हम मैनेज्ड एक तरह से स्टेबिलिटी कह सकते हैं, वो दोनों तरफ से साफ कोशिश नजर आ रही है। और वो जो मैनेज स्टेबिलिटी है वो दो तरफ आगे बढ़ सकती है। एक तो ये कि जिसको हम कहते हैं कि एक्सीडेंटल एस्केलेशन हो सकता है। मान लीजिए जिस तरह से उन्होंने कुछ हमले किए, ये सोच करके ये जहाज पर हमला नहीं होगा, केवल ये प्रोजेक्शन के लिए हमला होगा। यदि वो किसी जहाज पर जाकर हमला हो जाता है तो एक तो ये संभावना है कि वो अचानक एस्केलेशन हो सकती है, पर जो कोशिश है वो दूसरी तरफ है, वो ये कि जब ये किसी तरह से प्रतिबंधित एक स्थिरता बनी हुई है तो जो बाहर से जो मध्यस्थता करने में देश लगे हुए हैं, जनरल सिंह ने जिक्र किया कि चीन बहुत ज्यादा दिलचस्पी इसमें रखेगा क्योंकि वो 80% तेल तो ईरान का चीन को ही जाता है। तो कोशिश चीन कर भी रहा है और करेगा कि किस तरह से बातचीत बनी रहे। तो क्या दो जो इस वक्त ब्लॉकेड बने हुए हैं उनको समाप्त करने के लिए कोई इस तरह से नए आपस में यदि रूल नहीं तो कोई अंडरस्टैंडिंग्स बनाई जा सकती हैं दोनों तरफ से, ताकि कम से कम जो जहाजों का आवागमन है उसको वापस दोहराया जाए, उसको बिल्कुल एक तरह से जैसे पहले थे फरवरी में वैसे ही उनका आना जाना आसान हो जाए। और एक छोटी सी बात आपने जिक्र किया कि ये ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया है, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है। ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका ने इराक युद्ध में इस्तेमाल किया था वो शब्द इस तरह से, तो हल्का सा उसमें फर्क वो ध्यान रखें अपने श्रोताओं के लिए। पर मुझे ये लगता है कि इस तरह से लगातार उल्लंघन और ये स्थिरता का माहौल है वो कुछ समय तक बना रहेगा। कम से कम मेरी अपनी सोच ये है कि ये बीजिंग की यात्रा से पहले शायद कोशिश यही करेंगे कि जिसको मैं मैनेज्ड स्टेबिलिटी कह रहा हूं वो हालात जमीन पर बने रहें, ना कोई किस तरह से कोई एस्केलेशन हो और ना ही कोई ये एक तरह से आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि उसमें चीन क्या सोचता है ये अमेरिका उसमें जरूर उसको शामिल करना चाहेगा। एब्सोल्युटली सर। तो अब कुल मिलाकर के आगे
अपने पक्ष में नैरेटिव को करने के लिए। बट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आपसे अब आखिर में यही समझना चाहूँगा कि क्या आगे की राह दिख रही है सर, क्योंकि ट्रंप के बयान, ट्रंप की नीतियाँ, उनकी रणनीति, उनकी समय सीमा, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। जितने मर्जी आप उन पर डिबेट कर लीजिए या इनपुट्स ले लीजिए, समझ में आता नहीं है। तो और ईरान का भी अब समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि अभी सर ने बताया IRGC के में भी वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की नहीं सुन रहे हैं। ट्रम्प भी कहते हैं कि वहाँ पर हर दिन कोई दूसरा ही आदमी बात कर रहा होता है, कहता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ। तो आई मीन वहाँ पर भी स्थितियाँ साफ नहीं। तो दोनों तरफ असमंजस की स्थिति में एक आम ग्लोबल सिटीजन कैसे समझे कि क्या होने वाला है आगे? यहाँ तक आपने राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों की बात की, तो उन्होंने आज एक बड़ी मजेदार बात कही कि जब तक वो 8 या 9 साल तक सत्ता से हटेंगे तब तक शायद वो विश्व में शांति या स्थिरता बना लेंगे। तो ये इशारा था कि वो शायद जल्दी से जाने की तैयारी में नहीं है। दूसरी बात आप देखें कि क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में वो लगातार अफगानिस्तान में आप देखें तालिबान से जूझते रहे और उनसे लगातार बातचीत करते रहे, वहां से उन्होंने ये सीखा कि वो नहीं चाहते कि अपने अमेरिकी सैनिकों को किसी भी दूसरे विश्व में, किसी दूसरे देश के युद्ध में जाकर जमीन पर उतारेंगे। तो वो साफ जाहिर है कि आप चाहे वेनेजुएला का एक उदाहरण लें या भी ईरान का उदाहरण लें, वो नेवल फोर्सेस का ज्यादा उसमें इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और हमारे साथ जनरल सिंह हैं, एम्बेसडर पुरी हैं, ये जानते हैं कि 3 सेनाओं में जो एयरफोर्स है उसमें एस्केलेशन ज्यादा तेजी से हो सकता है और उसको कंट्रोल में करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद फिर जब आप फौज को जमीन पर उतारते हैं, नेवल फोर्सेस क्योंकि वो बाहर दूर समुद्र में रहती हैं, उन पर एस्केलेशन कंट्रोल करना थोड़ा सा कम मुश्किल एक तरह से होता है। और दूसरा ये कि उनके साथ क्या हो रहा है वो तत्काल आपके जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो समाज है, वहां तक खबर पहुंचने में आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एस्केलेशन कंट्रोल जो मैं कह रहा हूं कि ये मैनेज्ड स्टेबिलिटी की कोशिश है दोनों तरफ से, इसीलिए नेवल फोर्सेस वहां हैं। पर ये भी सोचें कि यदि 2/3 नेवी अमेरिका की आज उसका सारा ध्यान ईरान पर केंद्रित है, तो फिर ट्रंप के इस कार्यकाल में ग्रीनलैंड का क्या होगा, क्यूबा का क्या होगा, पनामा का क्या, वो सब भूल जाएंगे। कितनी देर तक वो यहाँ अपनी सेनाओं को खड़ा रख सकते हैं, इस तरह से वो भी उनको सोचना होगा। और उसके अलावा जो पूरी उथल पुथल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, ऊर्जा में है, खाद्य पदार्थों में है, फर्टिलाइजर में है, शिपिंग में है, इंश्योरेंस में है, वैसे ही जो एक तरह से चिंता बनी हुई है अस्थिरता को लेकर, वो कितनी देर तक, क्योंकि ईरान तो विश्व नेता नहीं उसको हम मान रहे, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम स्थिरता बनाए रखने की एक तरह से ये सोचकर चलते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है इसकी एक तरह से अमेरिका की। तो क्या इस तरह से स्थिरता को लगातार वो बनाए रखना चाहेंगे या उसको हटाना चाहेंगे? जो ईरान की सोच है वो केवल अपनी सीमाओं के अंदर सुरक्षा की उसको चिंता है और वो मान चुका है कि वो काफी नुकसान झेल चुका है। आप देखें कि एक के बाद जो टिप्पणी आती है, खासकर IRGC से जो बातें सामने आती हैं, वो कह रहे हैं हमारा नुकसान हो चुका है, हमारा नुकसान और भी हो सकता है। पर ये आर पार की लड़ाई लेकर वो इस वक्त चल रहे हैं ताकि इसको इस तरह से समाप्त किया जाए कि भविष्य में उनको कोई इस तरह का लगातार खतरा उन पर ना मंडराता रहे। तो इसको लेकर मुझे लगता है दोनों तरफ से जो सोच है वो अलग है। मैं बार बार कहता हूं कि ईरान के लिए ये एक तरह से उनकी एक तरह से एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, उनकी एक तरह से उनके बने रहने की चिंता है, और अमेरिका के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों की जो लीवरेजेस हैं अलग हैं, दोनों के ड्राइवर्स अलग हैं। तो मुझे यही बिल्कुल सर, आपने सही कहा, समय तक तो ये मैनेज स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बिल्कुल सर, वर्चस्व बनाम अस्तित्व कहिए या वर्चस्व बनाम सर्वस्व कहिए, ये दोनों तरफ की कहानी है। अब देखते हैं इसमें कौन पहले झुकेगा। बट इस बीच जो आखिर में अपने दर्शकों की जानकारी के लिए जो